हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 12 की विद्युत की, उसमें से एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस की। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसके अपने तीसरे पोर्शन में और कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है भाई, और बहुत इंटरैक्टिव सा होता है। आपके सामने जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होंगे, आप तुरंत उसका आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, जिससे हमें बेनिफिट होगा कि आपके लिए और किस प्रकार से तैयारी करानी है, और आपको बेनिफिट होगा कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना बन रहा है, किस प्रकार से और आपको प्रिपरेशन करना है। यह सब कुछ हमें इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद, इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद पता चल जाएगा भाई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने इस सेशन को, जहां पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। विद्युत बल्बों में तंतुओं के निर्माण में कौन सा मिश्र धातु उपयोग किया जाता है? भाई जैसा हमने देखा है ना, विद्युत का बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब कौन से के लिए बात करें भाई? जो आपने इस तरीके से एक विद्युत बल्ब देखा होगा, ऐसा है ना, यहां पे कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते थे इस तरीके से, एक इधर पॉइंटर एक इधर पॉइंटर, ये वाला विद्युत बल्ब। इसमें क्या रहता था भाई? तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक वायर जाता था और यहां पे ऐसा 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 ऐसा, और ऐसे आकर के वापस रिकनेक्ट हो जाता था। तो ये जो येलोइश टाइप का जो ये बल्ब दिख रहा होता था, यहां पे ये जो लगा हुआ है, ये किस मटेरियल का लगा होता था? तो ये लगा होता था भाई टंगस्टन। किसका लगा होगा ये? टंगस्टन। क्यों टंगस्टन? क्योंकि टंगस्टन के पास एक प्रॉपर्टी है ना, ये टंगस्टन का लगा होगा। टंगस्टन के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये उच्च गलनांक का होता है। इसका जो गलनांक है ये कैसा होता है भाई? उच्च होता है। अब उच्च गलनांक का है, ठीक है, तो उच्च गलनांक का होने के कारण क्या होगा भाई? इसके अंदर से जब करंट पास करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, लेकिन ये रक्त तप्त अवस्था में आ जाएगा। मतलब रक्त तप्त अवस्था क्या होती है भाई? एक ऐसी अवस्था जहां पे मुझे प्रकाश देना शुरू कर देगा। इससे क्या मिलने लगेगा? मुझे इससे प्रकाश मिलने लगेगा। प्रकाश मिलने का कारण क्या है भाई? क्योंकि टंगस्टन जो इससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गल तो पाएगा नहीं। जैसे आपने देखा होगा, लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर दीजिए ना तो वो लाल रंग का दिखने लगता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से समझिए कि जो टंगस्टन है, टंगस्टन के लिए क्या होता है भाई? जब टंगस्टन को गर्म किया जाता है तो ये कैसा हो जाता है भाई? उच्च गलनांक होने के कारण पिघलता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन। किसी चालक का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है? किस चालक का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है भाई? किसका यूज करेंगे? तो यहां पे भाई यूज करेंगे हम कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। विद्युत संचरण की बात कर रहे थे, जब करंट को पास करना होगा तो उसके लिए किसका यूटिलाइजेशन करेंगे? सिंपली कह रहे भैया वायर किसके बनाएंगे? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हमने देखी है। अब कोई कहेगा भाई मरकरी। मरकरी क्या होता है? वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना। जो मरकरी है इकलौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो इसके वायर्स बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते भाई, उसमें दिक्कत है। वायर्स कैसे बनाएंगे? ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, क्योंकि ठोस है, चालक है, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, इजीली अवेलेबल है, तो इसलिए कॉपर और एल्यूमिनियम। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। एक जैसी मोटाई के एक तार जिसका प्रतिरोध R है को दो बराबर भागों में काटा गया है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा? जल्दी से आंसर कीजिए भाई, वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। एक जैसी मोटाई के एक तार जिसका प्रतिरोध R है, मतलब R प्रतिरोध हो गया, दो बराबर भागों में काटा गया। मतलब एक ऐसा, देखिए एक ऐसा समझ लेते हैं, एक ये प्रतिरोध था इतना लंबा सा, इसको दो बराबर भाग में काट दिया। मतलब एक प्रतिरोध बन गया ये, और एक प्रतिरोध बन गया ये दो प्रतिरोध बन गए। ये किससे काट करके? इसी से काट करके दो नए प्रतिरोध बनाएंगे। तो इन दोनों प्रतिरोधों का जो मान होगा, ठीक है ना,
प्रत्येक भाग का प्रतिरोधक कितना हो जाएगा। अगर दोनों को काट करके बनाया तो इसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा भैया, R/2। ठीक है, लंबाई को जब भी काट देंगे तो जो हमारे प्रतिरोध का मान है वो कैसा हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। यह है R/2। किस फॉर्म से कर रहे हैं तो देखिए ये होता है R = ρL/A। मटेरियल सेम है, मोटाई सेम है, मतलब A और रो दोनों सेम है, तो मतलब क्या बचा भाई, R = L। अब किसी ने कहा कि भैया L becomes L/2 तो R becomes R/2, समानुपाती है। जो इधर बदलेगा उधर वही चीज इधर भी बदलेगा। अगर लेंथ हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा। अगर इनकेस हमसे ये कहा जाता कि लेंथ बिकम्स डबल तो रेजिस्टेंस ऑल्सो बिकम्स डबल। अगर हमसे ये कहा जाता कि रेजिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो कितना हो गया भाई, ट्वाइस हो गया, तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाता, कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, तो मतलब यहां पे मुझे समझ में आता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग आंसर हो जाएगा R/2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 44th क्वेश्चन की तरफ। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब विभिन्न प्रतिरोधकों में से बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए, देखिए जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जब इसको हमने किस में संयोजित कर दिया भाई, श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। यहां पे एक स्विच बना लेते हैं, ये एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जैसे हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, मुझे पता है यहां पे V विभवांतर है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो यहां से जो I एम्पियर की धारा जाएगी वो I एम्पियर की धारा यहां R1 में से भी जाएगी, वही I एम्पियर की धारा इस R2 में से भी जाएगी, सॉरी R2 में से भी जाएगी, वही I एम्पियर की धारा इस R3 में से भी जाएगी, और वही I वापस आकर के यहां मिल जाएगी। क्योंकि हमने एक चीज सीखा हुआ है वो ये कि भाई जो विद्युत धारा होती है उसको पानी समझिए, और पानी को किसी पाइपलाइन में से जब लेकर के जाएंगे तो आप तो ये समझिए एक पाइप है, अब पाइप एक ही है तो सब में पानी सेम जाएगा ना। ठीक है, पाइप एक ही है तो सब में पानी कैसा जाएगा भाई, सेम जाएगा, मतलब आई इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में जाता है। और इसके अलॉन्ग होता क्या है, तो यहां पर जो विभव है वो बट जाता है, यहां पे V1 होगा, यहां V2 होगा, यहां V3 होगा। मतलब जब हम श्रेणी क्रम में बात करते हैं, श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि विभवांतर V1 + V2 + V3 जितने भी होंगे उनमें बट जाएगा। ठीक है, डैश डैश। लेकिन I कैसा रह जाता भाई, I हमेशा सभी जगह पे समान। समान क्यों, क्योंकि हमने इसके लिए सीखा था कि भाई इसको जाने का दूसरा रास्ता नहीं है ना करंट को। वही अगर पार्श्व क्रम में होता, मतलब समांतर क्रम में, मैं जस्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाएगी और अभी आगे आने वाले क्वेश्चन मिलेगा ही। ये एक जंक्शन हो गया, देखिए ये एक जंक्शन है, यहां से एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये एक प्रतिरोध, ये तीनों ही किस में लगे भाई, ये तीनों ही लगे समांतर क्रम में। अगर इन तीनों की बात करें यहां से, तो देखिए यहां से जो V है ये विभवांतर दिया। अब ये विभवांतर जब यहां से इसकी वजह से इसमें से I एम्पियर का करंट जाएगा, करंट को मैं कह रहा हूं पानी, यहां पे आया पानी, 3 पाइप है तो इसमें I1, इसमें I2 और इसमें I3, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये तीनों में बट जाएगा। अर्थात इसमें क्या रहता है भाई, तो जब कभी समांतर क्रम में बात करेंगे तो V विभव यहां पे हमेशा रहता है भैया समान, किंतु जो I है ये बट जाती है किसमें, I1 + I2 + I3 डैश डैश डैश, ये बट जाती है भाई, करंट बट जाती है, विभव नहीं बटता। तो एक चीज ध्यान में रखते हैं, PP, इसको हमने इस तरीके से याद किया, PP पैरेलल में पोटेंशियल सेम। ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, PPS पैरेलल पोटेंशियल सेम। और इसमें भी याद किया था हमने क्या, SSC सीरीज में सेम करंट, सीरीज में सेम करंट भाई। ठीक है ना, सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। या आप इस तरीके से याद रख सकते हैं भैया रास्ता एक ही है तो करंट जाएगा। अब करंट जाएगा, मुझे पता है ये 3 लोग थे VIR, इसमें R तो पहले से ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब भाई मुझे पता चल गया ये कांस्टेंट हो गया तो V बट जाएगा। कोई एक ही कांस्टेंट होगा ना, 2 लोग बट जाएंगे। यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या समझ में आता है भाई, VIR,
मुझे दिखा कि भैया यहां पे R तो पहले से ही बटा रखा है, I भी बट गया, तो ये V कैसा हो जाएगा, ये V कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सॉर्टेड बात है, ठीक है ना। ये V कैसा हो जाएगा, ये V जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मुझे समझ में आता है कि जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब विभिन्न प्रतिरोधकों से बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, तो भैया समान होगी। कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एस एस सी सीरीज में करंट सेम होगा, समान होगी। चलिए, ख आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। हम बढ़ते अपने 45th क्वेश्चन पे। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, प्रोटॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, दोनों के लिए जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था वो क्यू है, आवेश है, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। वो किसके बराबर होता है भाई, तो यानी ई के बराबर होता है। एन मतलब क्या होता है भाई, तो एन मतलब नंबर ऑफ चार्ज, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितने होल नंबर, कंप्लीट नंबर में होगा। ऐसा नहीं होगा पूर्णांक होगा भाई, जब भी होगा ऐसा नहीं होगा कि ये 1.2 1.7 1.4 ऐसा कुछ आ जाए, डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा नहीं होता। और ई क्या है, यहां पे जो ई है ये क्या है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तो जितनी इलेक्ट्रॉन पे होती है उतनी ही प्रोटॉन पे होगी। बस अंतर क्या होता है, जब प्रोटॉन की बात करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेता हूं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब जब कभी प्रोटॉन की बात करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन की बात करें मतलब पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली आवेश की बात करें भाई, जो पॉजिटिव आवेश है हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो पॉजिटिव आवेश मतलब क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू 1, किसका, प्लस का, N की जगह हो गया 1, E का मतलब कितना भाई, तो E का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, मतलब Q इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कितना आवेश हो जाएगा भाई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये रहा आंसर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पे होता तो सेम चीज होती, बस हो क्या जाता भाई, ये नेगेटिव ऑफ हो जाता ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए रखते हैं भाई, है ना, नेगेटिव चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो ये हो गया। चलिए 45 भी समझ में आ चुका भाई। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 46 पे। जब तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तीनों प्रतिरोधक में विभवांतर कितना होगा। भाई तीनों को किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जब तीनों को जोड़ दिया, ठीक है, मतलब एक यहां एक यहां एक यहां, तो विभवांतर कितना होगा, मतलब यहां पे अगर V अप्लाई किया होगा तो हमें पता है अगर यहां V अप्लाई है तो यहां V1 हो जाएगा, यहां V2 हो जाएगा और यहां V3 हो जाएगा, अगर ये R1 या R2 और ये R3 है तब। तो मतलब क्या भाई, ये V किसके बराबर है, तो ये V बराबर है यहां जो बटा है ना V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है। ये इन तीनों के समीशन के बराबर है भाई, मतलब परिपथ के जो विभवांतर होंगे इंडिविजुअल, ये V1 क्या होगा भाई, V1 इसके लॉन्ग R1 के, V2 R2 के लॉन्ग, V3 R3 के लॉन्ग। तो इन तीनों के इंडिविजुअल को अगर सम अप कर देंगे उसके बराबर होगा, मतलब ग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आई होप समझ में आया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 47 पे। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। अब इस श्रेणी क्रम में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में रखा है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, तो श्रेणी क्रम में अगर हमने प्रतिरोध रखा, मान लीजिए 3 प्रतिरोध रख दिया, तो श्रेणी क्रम कब कहते हैं भाई, जब एक के पीछे एक लगे हो, मतलब ये R1 के पीछे R2 के पीछे R3। तो इनका समतुल्य निकालना होगा, R इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो भैया इसका R इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर होते तो ऐसे ही चलते जाता Rn तक, मतलब जितने इंडिविजुअल है सबको जोड़ दीजिए, यानी व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से कम, प्रतिरोधक के प्रतिरोधी से कम निम्नतम, है ना, निम्नतम प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक, या व्यक्तिगत प्रतिरोध के प्रतिरोधक से अधिक। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक। यह व्यक्तिगत मतलब सिर्फ R1 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ R2 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ R3 के बराबर नहीं होगा, इन सभी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनसे अगर सिर्फ R1 से कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट इससे ज्यादा है, सिर्फ R2 से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो R इक्विवेलेंट ज्यादा है, R3 से कंपेयर करेंगे तो इससे ज्यादा है,
तो मतलब हो गया इसका घ आंसर। बढ़ते हैं 48 नंबर। पार्श्व क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधक की कुल प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, ठीक है ना। तो समांतर क्रम में जब 3 प्रतिरोध जुड़ेंगे मतलब कुछ इस प्रकार जुड़ गए, ये जुड़ गए भाई। अब क्या हुआ, अगर यहां पे मैं बात करना चाहूं तो यहां पे मुझे देखने को मिलता है कि ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3। अब अगर इनको जोड़ा जाए पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में होता है भैया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। मतलब सीरीज में जब जोड़ा था ना, श्रेणी क्रम में जब जोड़े थे, तो श्रेणी में जोड़ते समय सीधे सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि प्रतिरोध भी उसमें ऐसे सीधे सीधे लगे रहते हैं, सीधे सीधे, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल में जोड़ते तो पैरेलल में कैसे होता है, ऊपर नीचे। तो इसका फॉर्मूला भी इसी से याद रख सकते हैं भाई, कैसा होता है ये देखिए, ऊपर नीचे, मतलब अंश में 1, हर में जो भी दिया है R1 R2 R3 वो कितने चले जाएंगे। तो आंसर क्या होगा भाई, ये तो सीरीज का है, ये पहला क क्या है, सीरीज का। पैरेलल का R इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 ना भाई, ये R इक्वल्स टू नहीं होता, 1/R इक्वल्स टू होता है। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3, ये हो गया भैया हमारा ग जो आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा कहां उपयोग होती है? अब भाई विद्युत धारा बनाए रखने में जो खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा होती है वो कहां उपयोग होती है? तो देखिए वो जो ऊर्जा उपयोग हो रही है वो उसमें कार्य करने में, उसके ऊष्मा उत्पन्न करने में, उसमें ताप में वृद्धि करने में। अब कहेंगे ये कैसा, जरा समझिए। अगर मान लीजिए विद्युत धारा दे रहे है ना, और मैं चला रहा हूं एक मोटर, जैसे एक पंखा ही चला रहा हूं, तो पंखा चला रहा हूं तो उसका इनपुट क्या है भाई, विद्युत धारा, और आउटपुट क्या है भाई, तो वो हम घूम रही है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट्स लगे होते हैं ना, जितने भी हम विद्युत धारा से मतलब ऐसा कहूं कि कोई ऐसा एपरेटस या कोई ऐसा संयंत्र जो विद्युत धारा से चल रहा है, वो क्या कर रहा है भाई, तो वो विद्युत ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, बस इतना ही काम करता है, विद्युत ऊर्जा को किसी दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करा। अब क्या हुआ, तो भाई ऐसा समझ सकते हैं कि हमने क्या चला, फैन में क्या होता है भाई, विद्युत धारा एज अ इनपुट, और जो घूमता है, जो पंखा घूम रहा है वो क्या है भाई, यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट। आप ऐसे ही कहते हैं तो भाई हमने एक हीटर की बात करी, हीटर, रूम हीटर्स की बात कर लेते हैं, गीजर्स की बात करते हैं, तो क्या करता है, आप विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको, और उसी विद्युत ऊर्जा को वो ताप ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है। ट्यूबलाइट्स की बात करें तो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा हम एज अ इनपुट देते हैं और वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करके देता है। मतलब क्या समझ में आता है भाई, कि जो उसमें जो ऊर्जा जो खर्च हो रही है वो किस में खर्च होगी भाई, ऊष्मा उत्पन्न करने में, ताप में वृद्धि करने में, कार्य करने में खर्च हो रही है। मतलब उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन, 50वें पे। स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P को कैसे निकाला जाता है ना। तो शक्ति कैसे निकालेंगे भाई, तो शक्तिशाली कौन होता है भाई, वीआईपी। हमारे सोसाइटी में सबसे शक्तिशाली किसको कहते हैं, पावरफुल किसको कहते हैं, वीआईपी को। तो मैं ऐसे लिखता हूं भाई, वी आई इज इक्वल्स टू पी, पढ़ के देखिए, वीआईपी मतलब पावर इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, पावर इक्वल्स टू मुझे देखने को मिल रहा है यहां पे कि ये हो जाएगा पोटेंशियल इंटू करंट, है ना। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू करंट। तो भाई ये हो गया वीआईपी, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है। ये ग आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विभव इंटू धारा बराबर शक्ति, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं 51। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से उत्पादित ऊष्मा H के लिए कौन सा सूत्र जब परिपथ में समान धारा I प्रवाहित होती है तब होता है। तो देखिए H जो होता है, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, हम उसकी बात करते हैं। जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट जो होता है वो हो जाती है हमारी जो पावर है, जो शक्ति है, शक्ति इंटू समय, ठीक है। H इक्वल्स टू मैं ऐसा भी लिख सकता हूं P इंटू टी। मैं ये भी लिख सकता हूं चूंकि P होता है IV,
तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, IVT। और भी मैं कुछ काम कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं भाई, तो मुझे पता ओम वीर है, V इज टू IR, तो मैं इस I को ऐसे ही छोड़ रहा हूं, इस V की जगह पे इस V को रिप्लेस कर देता हूं। V को रिप्लेस करिए, V की जगह पे आ गया IR, इस V की जगह पे क्या आ गया, IR, और जो T था वो एज इट इज पड़ा हुआ है। अब क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा I²RT, ये हो गया हीट। ठीक है, ये सब हीट ही चले जा रहा है भाई। ठीक है, अब जरा हम एक एक करके देख लेते हैं ऑप्शंस को। H इक्वल्स टू VIT, तो शायद है, देखिए H इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये है VIT, IVT है, मतलब वही VIT। V मतलब क्या, पोटेंशियल, I मतलब करंट, T मतलब टाइम। ये देखिए पोटेंशियल, करंट इनटू टाइम, तीनों का प्रोडक्ट, बिल्कुल H। अगला H इज इक्वल्स टू I²RT, H इक्वल्स टू I²RT, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, H इक्वल्स टू VT ना, क और ख दोनों, क और ख दोनों भाई, क और ख दोनों, घ आंसर सही है। ये देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब घ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 52 नंबर क्वेश्चन पे, 52वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। तो जो हमारा 52वां क्वेश्चन है, 8 एम्पियर विद्युत धारा किसके समान है। तो देखिए एम्पियर की जब बात हो गई है तो एम्पियर किसको कहते हैं भाई, तो हमको पता है धारा जो होती है, विद्युत धारा जो होती है वो होती है क्या भाई, आवेश बटा समय, क्योंकि आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश बटा समय। तो धारा के लिए लिखते हैं क्या भाई, अगर इसके लिए तो 1 एम्पियर है ना, बराबर, अच्छा 1 को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ एम्पियर लिखते हैं। एम्पियर इक्वल्स टू आवेश मतलब क्या भाई, तो कूलम अपॉन सेकेंड। ठीक है ना, आवेश की इकाई क्या होती है भाई, इसकी इकाई होती है कूलम बटा में सेकंड, तो ये हो गया कूलम पर सेकंड। अगर यहां पे बात हो रही है 8 एम्पियर की, तो 8 एम्पियर इज इक्वल्स टू 8 कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, 8 कूलम प्रति सेकंड। अगर इसी लाइन को मैं और लिखना चाहूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 8 एम्पियर इक्वल्स टू 8 कूलम सेकंड की पावर -1। ये जो सेकंड की पावर है वो क्या कर दूं मैं, -1, तो मतलब हो जाएगा मेरा जो घ आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पे। एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए 2 एम्पियर की धारा है ना, धारा कितनी है भाई, 2 एम्पियर, मतलब ये करंट का मान है भाई, I इक्वल्स टू 2 एम्पियर। वोल्ट कितना भाई, तो V इज इक्वल्स टू हो गया भाई 1110 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 मिनट तक प्रवाहित की गई, मतलब टाइम जो दे दिया गया वो कितना भाई, 1 मिनट। इसको मैं उठा करके 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, तो तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा, ऊर्जा की बात करें, मतलब हीट की बात करें भाई, हीट इक्वल्स टू क्या होता है भाई, पावर इंटू टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो VI, और ये T जैसा का तैसा। I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू 10, I इक्वल्स टू 2 और T इक्वल्स टू 60। तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 6 दूनी 12, 12 पे 2 0, 1200 जूल। क्योंकि जो हीट है ये क्या है भाई, ये एक तरीके की ऊर्जा है, और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल। तो हीट की इकाई भी क्या हो जाएगी, जूल, मतलब ये घ आंसर हो जाएगा 1200 जूल। चलिए भाई, जिनके भी आंसर आए हैं बिल्कुल सही है। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54th क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब जो है उसमें कौन सी गैस भरते हैं। तो देखिए विद्युत बल्ब में गैस भरते क्यों है, पहले तो ये समझते हैं। क्या होता है कि जो विद्युत बल्ब में जैसे जो टंगस्टन जो धातु है, जैसा हमने ऐसा विद्युत बल्ब देखा है, इस विद्युत बल्ब में जो एलिमेंट लगा होता है इस तरीके से, ये टंगस्टन का बना होता है, और ये टंगस्टन जो है ना, ये एक बार जब जल जाएगी, मतलब इसके अंदर से जब विद्युत धारा एक बार प्रवाहित हो जाएगी, ये ग्लो कर गई तो ये जल जाती है, भंगुर हो जाती है। ये कैसी हो जाती है भाई, ये हो जाती है भंगुर। भंगुर मतलब क्या, जो टूट जाएगी तुरंत ही। तो इसमें कुछ ऐसी चीज तो भरनी पड़ेगी ना जिसके कारण वो हिले डुले नहीं, टूटे नहीं, और दूसरा ऐसा कि भैया अब उसमें रिएक्ट भी ना करे। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई ऐसी गैस भर दी जो इसके साथ क्या कर गई, अभिक्रिया कर गई,
तो ये भी दिक्कत है भाई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो भाई अभिक्रिया भी हो सकती है, तो मुझे अक्रिय टाइप भी चाहिए। तो मैंने इसके अंदर क्या भर दिया भाई, तो मैंने इसके अंदर भर सकता हूं, मैं ऑर्गन भर सकता हूं, मैं इसके अंदर भर सकता हूं नाइट्रोजन भी भर सकता हूं। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, क और ख दोनों, नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑर्गन भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 54 का आंसर हो गया भाई घ। आगे बढ़ते हैं हम 55th क्वेश्चन पे। फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, जो फ्यूज तार है वो किस तरीके का होना चाहिए भाई। तो फ्यूज तार अगर उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक का होगा, है ना, तो उच्च प्रतिरोधकता का होगा तो भाई वो क्या होगा, रेजिस्टेंस जब ज्यादा भी होगा तो करंट ज्यादा भी बहेगा तब भी वो पिघलेगा नहीं। ठीक है ना, तो मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। हम फ्यूज तार क्यों लगाते हैं, फ्यूज तार जो होता है ये एक सुरक्षा वायर होता है। ये क्या होता है भाई, एक सुरक्षा वायर, ये हमारे पास एक सुरक्षा तार है। सुरक्षा तार किस प्रकार से, तो ये हमारे मेन घर के मेन सप्लाई में इस प्रकार से ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है भाई, यहां पे एक मेन सप्लाई में इस तरीके से जोड़ दिया। अब ये एक कमजोर कड़ी है ऐसे कही जाए तो, हमारे घर में गए, ये हमारे घर के अंदर भाई ये गई पूरी सर्किटरी अपनी होकर के आई और वापस से यहां पे अगर देखेंगे तो ये हमारा पूरा नेगेटिव फेस यहां पे आ गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होता है, किसी कारणवश यहां पे बहुत हाई करंट जाएगी, तो जब हाई करंट जाएगी तो यहां पे जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे वो खराब हो सकते हैं। तो इसको क्या होना पड़ता है भाई, ये फ्यूज को पिघलना पड़ता है, ये जल गया, टूट गया, अब यहां पे करंट पास नहीं होगा। ये है फ्यूज का मेन काम। अब भाई अगर ये उच्च प्रतिरोधकता का होता तो ये पिघलता ही नहीं ना, तो उच्च प्रतिरोधकता का तो नहीं है। कम प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक, कम प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, तो भैया ये होगा कम प्रतिरोधकता होगी और कम गलनांक। अब ये कम प्रतिरोधकता को हम एक और ऑप्शन के जरिए, अब चूंकि ये गिवन था तो ऐसे एक ऐसा रखा हुआ है, इसको अपन कह सकते हैं इसको कि उचित प्रतिरोधकता। उचित प्रतिरोधकता से क्या मतलब है भाई, कि अगर मैं कम कह रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि यहां पे अंदर जो मुझे करंट चाहिए वो करंट बहुत ज्यादा चाहिए घर के अंदर, और उससे कम प्रतिरोध लगा देंगे तो पहले वो प्रतिरोध ही पिघल जाएगा, मतलब वो जो फ्यूज है वही पिघल जाएगा। ठीक है ना, तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, एक उचित, एक कैलकुलेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 56 क्वेश्चन पे। फ्यूज तार को कैसे जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है। तो फ्यूज तार को जैसा कि हमने देखा था अभी कि भाई ये जो फ्यूज तार है, ठीक है ना, ये फ्यूज तार को किस में जोड़ा है भाई, तो इस फ्यूज तार को हम हमेशा ही किस में जोड़ेंगे, ये जो लाइव वायर है उसमें। लाइव मतलब जो पॉजिटिव जिसमें से करंट जा रही है उस वाले में जोड़ते हैं भाई। तो हमेशा किस में जोड़ते हैं इसको जोड़ते हैं हम सीधी तार में। किस में जोड़ेंगे इसको, सीधी तार में जोड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हमारा भाई, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो भाई कार्य करने की जो दर है, रेट अगर निकालते हैं कार्य करने की, तो कार्य करने की दर को ही हम कहते हैं भाई शक्ति। कहते हैं ना कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है भाई। जो जितनी जल्दी काम कर लेगा वो उतना ज्यादा पावरफुल, और जो जितना धीरे 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 काम करता रहेगा वो उतना कम पावरफुल। तो भाई क्या होती है, कार्य करने की जो दर है उसको हम कहते हैं शक्ति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा 58 पे। यदि प्रतिरोधक R की लंबाई को के 2 गुना कर दे तो प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए R जो होता है भैया ये होता है क्या, रो L अपॉन A। तो अगर ये रो L अपॉन A होता है तो मुझे यहां से समझ में आता है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L। मतलब ये कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। मतलब ये कि अगर लंबाई 2 गुनी हो जाए, ये 2L हो जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा। ठीक है, लंबाई डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ हाफ होती तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाता। मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, ये का आंसर होगा 2R हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जो पावर जिसकी हम बात कर रहे थे उसका एसआई मात्रक क्या है भाई। तो विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत शक्ति जो होती है, ठीक है, जो पावर जो होता है वो क्या होता है भाई, VIP I इंटू V। I मतलब क्या भाई, तो I का मतलब जो होता है वो है विद्युत धारा, मतलब एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट। ठीक है, तो एम्पियर इंटू वोल्ट में 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट को ही हम कहते हैं भाई 1 वॉट। क्या कहते हैं इसको, 1 वॉट।
इसको हम कहते हैं 1 वॉट, WATT, मतलब 1 वॉट बराबर हो जाता है भैया 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। अब क्या करना भाई, तो अब मुझे इसकी अगर बड़ी यूनिट की बात करें, अगर किलो में बात करें, तो ऐसा लिखते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं 1000 वॉट बराबर 1 किलोवाट। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिट है ना, एसआई मात्रक जो है वो क्या हो जाएगी भाई, इसके एसआई मात्रक वॉट या किलोवाट है ना, दोनों में ही चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने 60th क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है भाई, तो मुझे पता है R इज टू प्रतिरोध इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। यहां पे जो ये रो है ना, यही है विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम कहते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध के जब हम बात करेंगे एसआई मात्रक की या मात्रक की, तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कीजिए जरा, तो रो एल इज इक्वल्स टू आर ए, रो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू ए। यहां पे मैं रो को यही रख लूं तो आर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। अब अगर मैं इन सभी की इकाई की बात करूं तो आर को किस चीज से लिखते हैं भाई, ओम से। एरिया किस में होता है भाई, स्क्वायर मीटर। लेंथ किस में, मीटर। मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, रो इज इक्वल्स टू क्या, ओम मीटर। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ओम मीटर। इसकी इकाई हो जाएगी ओम मीटर। चलिए भाई, तो यहां पे हम देख चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस को। तो अब बाकी के कोर्सेज के लिए क्या करेंगे भाई, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे अपने टॉप कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से टैप कीजिए, वहां पे आपको कोर्स कंटेंट मिलेगा। यूपी बोर्ड का कंटेंट चाहिए, इसको टैप कीजिए, यहां पे आपको यूपी बोर्ड से जुड़ी चीजें मिलेंगी। अगर आप एनटीएससी या ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टैप करेंगे, वहां पे एनटीएससी और ओलंपियाड से जुड़ी सभी चीजें मिल जाती है भाई। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश को टैप कीजिए, वहां से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हिंदी मीडियम से आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने इसको टैप किया, आपके सामने सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां पे आप अपने किसी भी क्लास को, जिस भी क्लास के उसको टैप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाते हैं, जहां से आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, एसएसटी पढ़ सकते हैं, मतलब सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट्स आप यहां पे पढ़ सकते हैं भाई। वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होगा जहां पे आपके सभी चैप्टर्स दिखेंगे, जहां पे एक ही चैप्टर के अंदर आपके एनसीईआरटी के कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। प्ले करेंगे, वीडियो इस तरीके से प्ले हो जाता है जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, हम मिलेंगे अपने अगले पोर्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।